नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं वो अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में पार्ट 1 2 पढ़ाया हूं, लेकिन पार्ट 3 आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन साथ में मैंने ये भी सोचा है कि जो यूपी जेल वार्डन का परीक्षा होने वाला है तो उसका प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आऊं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, तब तक आप एग्जाम में पूरी तरीके से सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप बोर्ड पर यहां देख रहे हैं कि ये हेडिंग डाला गया है और ये सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस में कई प्रकार के थे, जैसे मानसिक योग्यता परीक्षा है, बुद्धि लब्धि है, ठीक है, उसके बाद तर्क शक्ति है, 3 प्रकार से हैं। और रीजनिंग का क्वेश्चन काफी ज्यादा उसमें पूछा हुआ है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन अभी देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या मुझे पढ़ना है यूपी जेल वार्डन में, और जब तक आपके सामने एक लक्ष्य आपको नहीं दिखाई देगा या उसको तैयार कैसे करना है, क्या उसमें सिलेबस है, जब यही आपको नहीं पता होगा तो आप पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें क्या एग्जाम में पूछेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस पूछ रहा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूंगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला हमने लिखा मानसिक योग्यता परीक्षा में लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम का मतलब तार्किक आरेख, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं लॉजिकल डायग्राम के बारे में, तार्किक आरेख। ठीक है, दूसरा यहां संकेत शब्द विश्लेषण लिखा हुआ है, मतलब सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन। ठीक ना। तीसरे वाले में देख रहे हैं प्रिसेप्शन टेस्ट यानी प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। और चौथा इसका पॉइंट है वर्ड फॉर्मेशन, मतलब जहां पर शब्द का निर्माण होता है, वर्ड फॉर्मेशन या शब्द संरचना परीक्षण। अगला है, इसमें देखेंगे लेटर एंड नंबर सीरीज, मतलब अक्षर और संख्या श्रृंखला। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी का मतलब शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। और अगला है कॉमन सेंस टेस्ट, मतलब व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 8वां, तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट लिखा है, मतलब दिशा ज्ञान परीक्षण। देखिए, डायरेक्शन हो और चाहे ब्लड रिलेशन हो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का मतलब आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण लिखा हुआ है। और फोर्सफुल ऑफ आर्गुमेंट में मतलब प्रभावी तर्क है। और अगला है डिटरमाइनिंग इंप्लाइड मीनिंग, मतलब अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना। ये सिलेबस जो मैं आपको बताया हूं इसको आप नोट कर लीजिएगा, और सिलेबस के हिसाब से जो भी आप रीजनिंग का किताब ले रखे हैं उन किताबों को सॉल्व करते चलिएगा। और बाकी ध्यान दीजिएगा, जो पीछे के एग्जाम में पूछे, जैसे 2017 में जेल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा और उससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है वो भी क्वेश्चन में सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि आपका क्या होगा कि एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चनों से अच्छे तरीके से रूबरू हो जाए, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सके। ठीक है ना। तो अब इसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षा आपने देख लिया, और इसके बाद हम बुद्धि लब्धि के बारे में दिखाएंगे कि उसमें क्या पूछेगा। आइए अगला देखते हैं सिलेबस। बुद्धि लब्धि परीक्षा लिखा हुआ है, तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी डाटा, मतलब साजिश परीक्षा में रिलेशनशिप संबंध क्या है। दूसरा स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, मतलब समान असमानता देखा जाएगा। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, सीरीज को कंप्लीट करना। अगला है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आपको देखेगा जो बुद्धि लब्धि परीक्षा पूछेगा। ब्लड रिलेशन अगला है 5वां टॉपिक। 6वां प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला से परीक्षा संबंधी प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट टाइम देख रहे हैं टाइम सीक्वेंस टेंस दे रखा है। उसके बाद वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप। देखिए, चार्ट टाइप और वेन डायग्राम के जो प्रश्न है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वेन डायग्राम से या चार्ट संबंधी प्रश्न जो है मैथ में भी पूछता है और इसका रीडिंग में भी उठा करके दे रहा है। ठीक ना। अगला मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट है, इसका 9वां पॉइंट। और लास्ट देखेंगे तो अरेंजिंग इन ऑर्डर। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सिलेबस जो है ये एक बार नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसका सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए ना, जैसा कि मैं बताया था। अगला तार्किक परीक्षा में देखिए एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल, मेमोरी। 9वां पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन। अगला है ऑब्जर्वेशन। 11वां पॉइंट है रिलेशनशिप। 12वां कॉन्सेप्ट। 13 अर्थमेटिकल रीजनिंग है। 14वां देखेंगे तो वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। और 15वां देखेंगे तो अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। तो ये जो हम सिलेबस लिखवाएं, सिलेबस को आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेके चलेंगे कि जो 2017 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये सिलेबस बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक सिलेबस की आपकी जानकारी नहीं रहेगी तो आगे जो मैं बताऊंगा उसका खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे अब सीधा, जो कि एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन रहेंगे। और आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिएगा और सॉल्व करते चलिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप का जेल वार्डन का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 2017 के प्रथम पाली में पहला क्वेश्चन ये आपका दिया गया था पेपर में। और क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखेंगे तो KOS और क्वेश्चन मार्क, मतलब एक तरीके देखेंगे तो सीरीज का क्वेश्चन है। और सीरीज में भी देखेंगे तो लेटर सीरीज है, क्योंकि ये सारा लेटर लिखा हुआ है। और ये 4 ऑप्शन दिया गया था T, U, V और W। इसका मतलब ये था कि सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है। और सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे अल्फाबेटिकल सेक्शन यानी अंग्रेजी वर्णमाला का हो, अगर इसका नंबर याद होगा तो आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे देखेंगे तो K का नंबर 11 होगा, 15, S का 19। ठीक ना। तो 11 में 4 जोड़कर 15 लिखा है, 15 में 4 जोड़कर 19 लिखा है। और 19 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 का मतलब क्या होगा, W होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, D ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा कि इस सीरीज कैसे बढ़ रहा है, सब में +4 आगे बढ़ता जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो W होगा, इसका मतलब इसका D ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2017 के आरक्षी एग्जाम में मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन पूछा गया था कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करना है। मतलब यहाँ पर आपका नंबर सीरीज से चल रहा है, ये आपका नंबर सीरीज है। और अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा आपको ये बताना था। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अक्षर सीरीज से था, अब आपकी बार नंबर सीरीज से है। तो अगर आप देखेंगे तो 11, 22, 44, 66 लिखा हुआ है, मतलब 11 के मल्टीपल में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका पहचानने का तरीका क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद में जब बहुत ज्यादा अंतर होता है तो बुरा श्रृंखला चलता है और इसमें बड़ी तीव्र गति से नंबर आगे बढ़ता दिखाई देता है। लेकिन प्रथम पद और अंतिम पद में अंतर बहुत कम होता है तो वहां जोड़ श्रृंखला होती है। प्रथम और अंतिम पद में मतलब अंतर कम होता है और घटते क्रम में होता है तब घटाव होगा, लेकिन अंतर कम होगा और जब बढ़ता दिखाई देगा तो वहां जोड़ श्रृंखला बन जाती है। उसी तरीके से घन और वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में भी क्या होगा कि प्रथम पद और अंतिम पद में बहुत ज्यादा अंतर होता है, लेकिन संख्या के क्रमांकिक मान में अंतर बहुत कम होता है। वो हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उन चीजों के बारे में विधिवत लिखवाएंगे भी और समझाएंगे भी। ठीक है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ध्यान देना होगा। तो 11 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये 22 आ जाएगा। 11 में 2 का गुणा करेंगे 22 आएगा। यहाँ 11 में 4 का गुणा करेंगे 44 होगा। 11 में 6 का गुणा करेंगे तो 66 होगा। इसका मतलब आप देखेंगे तो 2 का गुणा था, 4 का गुणा था, अगली बार 6 का गुणा है। तो अब क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकालना है तो इसके लिए करना क्या होगा कि 11 में 8 का गुणा करेंगे तो 11 ठीक कितना हो जाएगा 88। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो नंबर सीरीज का इस क्वेश्चन को आपने देखा कि नंबर बढ़ते क्रम में चल रहा था और प्रथम पद और अंतिम पद में देखेंगे तो अंतर ज्यादा दिखाई दे रहा था, तो हमने बुरे क्रम में क्या कर दिया, सीरीज को जो है आगे बढ़ाया। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी आप देखेंगे तो संख्या श्रृंखला मतलब नंबर सीरीज है और आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है और ये यूपीपी जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए शुरू में आपको क्या देखेंगे कि यहाँ नंबर बड़ा है, यहाँ मतलब 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर यहाँ 3, आगे क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि 13 लिखा है, तो इसमें 1 + 3 कर देंगे तो कितना होगा, 4 आ जाएगा, ये वाली अपनी वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम 26 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 + 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और ये कैसे आया था, तो देखिए 52 को 5 + 2 करेंगे कितना होगा, 7, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क निकालना है तो आपको करना क्या होगा, 3 यहाँ डिजिट है तो 1 + 0 + 4 करेंगे तो 4 + 1 मिलकर कितना होगा, 5 हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगा, 5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नंबर सीरीज का है जो तीसरा क्वेश्चन था, इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका था कि जो 2 डिजिट है उसमें बीच में प्लस कर देंगे, जैसे 13 है तो 1 + 3 कर देंगे 4 हो जाएगा, 26 है तो 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरीके से 52 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 1 + 0 + 4 करेंगे तो कितना होगा, 5, इसका उत्तर आएगा। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करना है। और आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है 220, 284, 356, इसके बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका देखेंगे तो 220 में कितना जोड़ेंगे तो 84 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस 220 में अगर हम +64 जोड़ दें तो 284 आ जाएगा, और 284 में कितना जोड़ दें कि 356 आ जाए, तो 6 4 2 15 8 7, यानी 72 जोड़ेंगे, जिसमें 284 में 72 जोड़ेंगे 356 आएगा। अब 356 में कितना जोड़ना होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक का गैप कितना है, 64 से 70 और 2 72, मतलब +8 का अंतर है। तो 72 में +8 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा, 80 होगा, 72 8 80। इसका मतलब 356 में अगर 80 हम जोड़ दें तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 6 8 5 13, ठीक है, और 3 1 4, 436 इसका उत्तर आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अब इसी चीज को अगर आप दूसरे नियम से करना चाहते हैं तो जरा दूसरे नियम से भी देख लीजिए। आइए देखिए, यहां 220 में +8 का स्क्वायर कर करके +8 × 0 कर लीजिए। अगर सॉल्व करेंगे तो 220 प्लस ये 0 हो जाएगा, 8 8 64, 220 + 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 284 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो 284 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 कर लीजिए। देखिए 284 है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा, और प्लस 8 × 8 1 बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो 64 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 7 2 72, यानी ये हो जाएगा 284 प्लस 72 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 356 आ जाएगा। अब अगला हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 356 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 356 प्लस 64 प्लस 8 × के 16, जोड़िए जरा तो 6 4 10, 6 7 1 8 प्लस 356 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 436। ठीक है ना। तो ये 2 तरीका है आपका लगाने का। पहला वाला तरीका थोड़ा आसान था, इस तरीके से लगाएंगे थोड़ा सा कठिन होगा ना। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इसमें आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करना है, और आपके सामने क्वेश्चन दिया 156, 272, 342 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन लिखना भूल गए हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, 156 अभी आएगा कैसे, यहाँ हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सॉल्व करके बताना कैसे होगा। हमें ये ध्यान देना होगा कि सीरीज किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 156, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 13 169 होगा, और 13 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 156। ये 169 माइनस 13 करेंगे तो 9 3 6 होगा, और 6 5 156 आपका ये वैल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये 17 × 17 माइनस क्या होगा, 17,
क्योंकि 13 में 13 गुणा करके 13 ही माइनस कर रहे हैं, तो अगर 17 लेंगे तो 17 में 17 गुणा करके 17 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 289 माइनस 17 आ जाएगा 272। अब ये कैसे आया है, तो ये 19 गुणे 19 माइनस 19 किया गया है, ठीक है। तो 19 में 19 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। 19 में 19 का 9 81 8 9 कम 9 8 17 1 9 9 1, ठीक है, एक हो जाएगा 361 आएगा। और 361 में अगर 19 माइनस करेंगे तो 11 9 2 5 1 4 300 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 13 में 13 गुणा कर रहे थे, फिर 17 में 17 कर रहे थे, फिर 19 में 19, अब क्या 21 में 21 करेंगे, नहीं। ध्यान दीजिएगा ये आपका अभाज्य संख्या चल रहा, 13 17 19, अगला क्या होगा 23 गुणे 23 माइनस क्या होगा 23 आएगा। ध्यान दीजिएगा आपके दिमाग में वही चल रहा होगा, लेकिन 21 गुणे 21 वाला आपका ऑप्शन नहीं देगा ना, ठीक है, क्योंकि विवाद हो जाएगा फिर आपका, क्योंकि ये आपका 13, आप सोचेंगे 13 4 17 है, तो 17 4 21 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नियम के हिसाब से 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 यहीं पे 21 होना चाहिए था, लेकिन 21 नहीं लिया है यहाँ। 13 17 19, उसके बाद क्या है 23। अभाज्य मतलब कि जो किसी से न कटे ना, अभाज्य का मतलब होता है कि एक से बड़ी वे संख्या जो खुद से कटे या तो एक से कटे। तो 23 में 23 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, तो 9 3 दुने के 6, 3 के 9 और 3 दुने के 6 बराबर कर दी क्या, यहाँ 23 था, 2 3 यहाँ पे 6 होगा, 2 दुने के 4 9 3 के 9 3 दुने के 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दुने के 4 9 9 6 15 और 4 1 5, गड़बड़ जोड़ दी है, देख लीजिएगा। 23 में 23 का गुणा करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, 3 दुने के 6, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, 2 दुना के 4 9 6 6 12 4 1 5 529 आएगा। और 529 में चूंकि 23 माइनस करना है, तो अगर 529 में 23 माइनस करते हैं तो 9 3 6 2 2 0 और 5, आपका उत्तर क्या आएगा 506, ये इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा 13 में 13 का गुणा करके 13 माइनस कर रहे थे, फिर 17 में 17 गुणा करके 17 माइनस कर रहे थे 272 आ रहा था, फिर 19 में 19 से गुणा करके 19 माइनस कर 342 आ रहा था, और अगला 23। ध्यान दीजिएगा सारा अभाज्य संख्या हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं 13 था 17 हुआ फिर 19, फिर अगला क्या आएगा 23 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया था। अब हम आपको इसी का क्वेश्चन नंबर 6वां लेकर चलेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि डायरेक्शन का है। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है आपका, और कह रहा कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण क्या होगा। तो आइए डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं डायरेक्शन में पूरब पश्चिम उत्तर और ये क्या होता है दक्षिण, और ये अगर रेखा को खींच ली इधर बीचों बीच, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप अगर कोण की बात करेंगे तो यहां से यहां तक 90 डिग्री कोण बनता है, लेकिन आपसे कोण नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। इस प्रश्न में आपको समझना है पहले ये दिशा क्या होगा, इधर से उत्तर चल के आएगा, इधर से पूरब, तो आपका उत्तर पूरब बना देता है। इस दिशा की बात करेंगे तो झुकाव दक्षिण की तरफ है पूरब की तरफ, तो आप कहेंगे दक्षिण और पूरब। उसी तरीके से अगर हम इस दिशा की बात करेंगे तो दक्षिण और क्या होगा पश्चिम बन जाएगा, और अगर इस दिशा की बात करेंगे तो उत्तर और पश्चिम होगा। अब एक काम कर लीजिए, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ आपको, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आप जल्दी से भी लगा सकते हैं। प्रश्न है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इसका मतलब यह है कि जहां पर दक्षिण पूरब है, अब यहां पर आपको क्या लिखना होगा उत्तर लिखना होगा, और अगर यहां उत्तर लिखेंगे तो इसके बिल्कुल सीध में यहां दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि यह बात आप जानते हैं कि उत्तर का विपरीत क्या होता है दक्षिण होता है। और अगला लाइन क्या बोला है कि और उत्तर पूरब क्या बन जाए पश्चिम बन जाता है। तो जहां पर उत्तर पूरब है, देखिए ये उत्तर पूरब है, यहां पर पश्चिम बनाने के लिए कह रहा है, तो अगर यहां पश्चिम होगा तो यहां पर क्या होगा पूरब बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जानना चाहता है तो दक्षिण क्या होगा, मतलब अब ये दक्षिण जो है यहां पर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये दक्षिण यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर, और ये पूरब मिलकर के क्या बन जाएगा
उत्तर और पूरब बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण को आप उत्तर और पूरब कहेंगे। ये क्वेश्चन कर सकता है कि तो दक्षिण को क्या कहेंगे, तो दक्षिण को अब आप क्या कहेंगे, उत्तर और पूरब कहेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्योंकि आप सिलेबस में देखे थे कि डायरेक्शन भी दे रखा था, तो ये क्वेश्चन आपने डायरेक्शन का देखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डायरेक्शन का है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। मान लेते हैं कि अतुल की ये प्रारंभिक दूरी है या प्रारंभिक स्थान है, यहां से अतुल चलना प्रारंभ करता है और ये उत्तर की तरफ बोल रहा है। तो आप दिशा जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। इस क्वेश्चन में अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला दिए और कह रहा है कि और फिर दाएं ओर मुड़कर, ध्यान दीजिएगा, मैं उत्तर में देख रहा हूं, ये मेरा उत्तर है और दाएं मुझे कहा जाएगा, तो मैं हाथ ऐसे फैलाऊंगा तो मेरा इधर दायां हाथ होगा, इधर क्या होगा, बायां हाथ होगा। तो अगर आप दाएं मुड़ने के लिए कहेंगे तो मैं इधर दाएं मुड़ जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन का नियम होता है कि चलने के जिस स्थान से आपको दाएं या बाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो आप 90 डिग्री के कोण पे मुड़ते हैं और दाएं मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ना, और बाएं मुड़ने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ने को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां कह रहा है कि और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, ये दाईं ओर मोड़ दीजिए और 3 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब ये इधर मुड़ा हुआ है 3 किलोमीटर, अब ये यहां रुका हुआ है और यहां से अगर उसको दाएं मुड़ना होगा तो आप अगर हाथ ऐसे फैलाएंगे तो दायां आपका इधर जा रहा है, बायां इधर जा रहा है, तो दाएं क्या करेंगे, हम इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका दाएं क्या होगा, नीचे इतना मुड़ जाएगा। क्योंकि 5 कह रहा है तो ये कितना लिखेंगे, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 है तो ये 5 लिखा हुआ है और अगर ये इतना 3 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 3 किलोमीटर, यही होगा। और चूंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहां से शुरुआती स्थान से ये दूरी बताना है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, यानी आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे, जो कि 2017 के यूपीपी जेल वार्डन क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो निकालने की पूरी संभावना बन सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कथन और तर्क से दिया गया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से, जो कि मैं आपको इसका सिलेबस लिखवा रहा था तो उसमें आप देखे होंगे कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट दिया गया था। देखिए इसमें कई चैप्टर बनते हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कई प्रकार के होते हैं जो कि आजकल एग्जामों में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। और चूंकि किताब में जो क्वेश्चन दे रखा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप सही कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कथन और तर्क, यहां पर एक कथन दिया गया है और आपको 2 तर्क है और उसके साथ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको कथन को समझना बहुत जरूरी है कि कथन आपसे क्या जानना चाहता है। तो कथन ये कहना चाहता है कि क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, अस्पतालों को संचालित करने के लिए वो निजी क्षेत्र को देने की बात कर रहा है। अब तर्क क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तर्क हाँ में भी होता है और नहीं में भी होता है, लेकिन तर्क के कई नियम होते हैं। मैं ऑफलाइन क्लास में तर्क के सारे रूल बताता हूं कि कथन और तर्क सॉल्व कैसे होता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि तर्क में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। दूसरा, तर्क में तुलनात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला आपका कहता है कि तर्क जो है किसी महापुरुष से ही क्यों ना संबंधित हो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आपका सही होता है, ठीक है। और तर्क में इसी तरीके से कई रूल आपको लिखवाए हैं करीबन जो है। आप अगर अपना
उठा करके देखेंगे किताब कापी जो नोट हम करवाए हैं तो आपको इसके नोट्स आपको दिखाई देगा। अब तर्क नंबर 1 में आएंगे तो उसी नोट्स जो आपको क्लास हम लिखवाते हैं वहीं से आपको इसको सॉल्व करना होगा। तर्क पहला क्या बोला है? हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उन्नत पश्चिमी देश से तुलना कर रहा है और तर्क कहता है कि किसी से भी तुलना कर दें। यहां पर आप क्या करना चाह रहे हैं? उन्नत पश्चिमी देशों से तुलना करना चाह रहे हैं और तुलना करेंगे तो गलत हो जाएगा। याद करिएगा, मैंने एक आपको एग्जाम्पल लिखवाया था कि जो है कि अगर मान लीजिए कि भारत में कोई बात की जाए और आप उसकी तुलना अमेरिका, जापान या चीन से कर रहे हैं तो तुरंत की तुरंत क्या होगा? गलत हो जाएगा। आपको किसी प्रोडक्ट संबंधित, किसी व्यवसाय संबंधित या किसी भी शिक्षा संबंधित कोई भी बात हो, आपको किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना होता है। अगर इस टाइप के चैप्टर में जो प्रश्न दिए गए हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा, अगर कंपेयर है तुरंत गलत काटेंगे। दूसरा कह रहा कि नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। क्या कहीं पर ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि हम रख देंगे तो खतरनाक हो जाएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखिए, बहुत से निजी क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अस्पताल चलाते हैं, तो क्या वो खतरनाक होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये तर्क नंबर दूसरा भी गलत है और पहला चूंकि तुलना कर रहा था इसलिए भी गलत हो जाएगा। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन निकल कर आएगा कि ना तो तर्क 1 मजबूत होगा, नहीं क्या होगा? दूसरा मजबूत होगा। ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार ये पहला दूसरे संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा चौथे से संबंधित होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्टिकरण लिखा है, यहाँ अस्वीकरण लिखा है। इसका मतलब होता है कि पुष्टिकरण का जो विलोम होता है, पुष्टिकरण का विलोम शब्द होता है अस्वीकरण। उसी तरीके से सृजन का विलोम शब्द निकालना है और सृजन का विलोम क्या होगा? नष्ट होगा। यानी सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर बनेगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है या तो विलोम से हिंदी से आ जाएगा, प्रवाची से आ जाएगा, या तो समानार्थी शब्द से हो जाएगा। भूगोल, इतिहास, संस्कृत, साइंस, बहुत सारे टॉपिकों से जुड़ता हुआ आता है, खेल से संबंधित। ठीक है। और बीमारी संबंधित से नाक से संबंधित हो गया, आंख से बीमारी संबंधित हो गया। तो इसको इस टाइप का जो क्वेश्चन करना होगा, किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है और विद्यार्थी कहते हैं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे लगभग गलत हो जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सही करा जाए। तो इसके लिए यही करना होगा कि आपको जीएस पे थोड़ी कमांड अच्छी करनी होगी। क्योंकि जीएस हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, इस पे आपको कमांड जब अच्छी करेंगे, जब इसकी जानकारियां रखेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है ना। रीजनिंग एक लौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रीजनिंग भी है, होता है, मैथ भी आता है, अंग्रेजी के भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, जीएस के क्वेश्चन होते हैं। मतलब इकलौता ये सब्जेक्ट ऐसा होता है जो लगभग कंपटीशन के हर विषयों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। ठीक है ना। तो अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा कि जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार से मेमना। यानी इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको उल्लू कर सकते हैं, यहां संबंध बना सकते हैं उड़ना, और आपको करना क्या होगा कि मेमना का संबंध किससे बनेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इस क्वेश्चन के लिए अगर देखेंगे तो ये ना भी लिखे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस लाइन में देखेंगे तो पूरा क्लियर कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहना क्या चाहता है कि जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है, मतलब उल्लू का काम क्या होता है, उड़ना, उसके पंख होते हैं, उड़ता है। उसी प्रकार से अगर मेमने की बात करते हैं तो मेमने का पैर होता है और पैर से चलता है, चलने को क्या बोलते हैं, क्रीड़ा करना। इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, उल्लू उड़ेगा क्यों? क्योंकि उसका पंख होता है इसीलिए वो उड़ता है। और मेमना चलेगा क्यों? क्योंकि उसके पैर होते हैं, पैर से चला जाता है और पंख से उड़ा जाता है। तो चलने का मतलब होता है क्रीड़ा करना, इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे आपको, जो कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डन में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, और इसी से संबंधित आपके इस बार जो सितंबर में लगभग पेपर होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहां पर आपको यह बताना है कि जिस प्रकार ये पहला दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा चौथे से कैसे संबंध होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि उल्लू जब बोलता है तो उसको हम हुहू बोलते हैं। उल्लू जो आवाज निकालता है उसको हम हुहू बोलते हैं। उसी प्रकार से जब बकरी बोलती है या बकरी जब आवाज निकालती है तो उसको हम बोलते हैं मिमियाना। ठीक है ना, ये इसका क्या होगा? उत्तर बन जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन छूट गया है। तो ध्यान दीजिएगा, उल्लू जब बोलता है तो हुहू कहा जाता है और जब बकरी बोलती है तो उसको मिमियाना कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएसटी का कोड 1819-20 से कह रहा है जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार जीएचआई किससे संबंधित है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि अगर हम ऐसे आरएसटी लिख दें और सामने आपका क्या लिखा 18, 19 और 20 लिखा हुआ है तो मुझे लगता है सभी बच्चे कर लेंगे। आर का नंबर कितना होता है? 18, 18 को उसी तरह से उतार दिया है। एस का नंबर 19 होता है, अगर नंबर आपको याद होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। टी का नंबर 20 होता है तो 20 को वैसे उतार दिया है। अब जीएचआई लिखना है तो आप जी लिख लीजिए, एच और आई लिख लीजिए। जी का नंबर 7 होता है, 7 उतार लीजिए। एच का 8 होता है और आई का 9 होता है, तो 7, 8, 9 और ऐसा ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन है। ये आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन दे रखा था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन लिखा जाए। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि आपको इन दोनों को देखना होगा कैसे किया गया है। जिस तरीके से इन दोनों में संबंध बनेगा वैसे ही आपको यहां पर संबंध बनाना होगा। और ये भी कोडिंग डिकोडिंग को बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो इजीली समझ आ रहा होगा। 5 देखिए, इन दोनों का तुलना करना है। 18 है, ये 22 और ये 9 है। तो ई का नंबर 5 है और 27 में 5 कम करेंगे तो 22 आएगा, जो भी का नंबर 22 लिखा हुआ है। और आर का 18, आर का विपरीत आई लिखा गया। विपरीत निकालने के लिए 27 में 18 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ई का विपरीत भी अक्षर है, आर का विपरीत अक्षर आई लिखा गया। अब आई का नंबर 9 होता है और 27 में 9 कम करेंगे तो 18 आएगा। और 18 का मतलब क्या करेंगे? आर लिख देंगे। क्यू का नंबर 17 होता है और अगर 27 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 17, 10, 27 और 10 का मतलब क्या होगा? जे। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आर और जे। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डन में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आप लोगों को पेपर देना है, जिन बच्चों को पेपर देना है वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कहीं भी समस्या हो जरूर पूछिएगा और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते चलिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी वही कह रहा है कि दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। तो ध्यान दीजिएगा, पहले का दूसरे से हमको संबंध देखना है कि किस प्रकार से बीसीई का कोड 10 लिख दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगर आप नंबर लिख देंगे, बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 और ई का नंबर 5, जोड़ेंगे 5, 3, 8, 2 कितना होगा? 10 ही लिख दिया गया है। उसी प्रकार से के का नंबर 11 लिखेंगे, एम का 13 और क्यू का नंबर कितना होता है? 17 होता है। अगर हम जोड़ते हैं तो 11, 13 कितना होगा? 24 और 24 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 41
और 41 ऑप्शन किसमें दिया है, बी ऑप्शन में। तो आप देख रहे हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन दिए गए जेल वार्डन में। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा सा करना क्या होगा कि रीजनिंग का जो भी किताब है उसको लेकर के प्रैक्टिस करिए। अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है, जहां भी है बच्चे गांव में है तो वहीं से आप तैयारी करिए, समय निकालिए, क्योंकि काफी बच्चे फोन करके ही कह रहे हैं कि सर समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है कि दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, जेल वार्डन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपका अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, तितली का संबंध कीट से कह रहा है तो सांप का संबंध किससे होगा। ध्यान दीजिएगा, तितली कीट वर्ग के अंदर आता है, तितली कीट वर्ग के अंदर आता है, और सांप जो है वो सरीसृप वर्ग के अंदर आता है। तो जिस प्रकार तितली का संबंध कीट से होगा उसी प्रकार से सांप का संबंध किससे होगा, सरीसृप से हो जाएगा, और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करना है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इस सीरीज में बताना है कि अगला नंबर पे क्या क्वेश्चन आएगा, मतलब क्या वैल्यू आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है। तो ध्यान दीजिएगा, ए में जोड़ा तो बी लिखा, बी प्लस एक सी किया, सी प्लस एक डी किया है, तो डी में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है ना। तो ई तो देखिए ई यहां दे रखा और यहां दे रखा है, मतलब दो ऑप्शन आपके कट हो गए। आपके ए और सी में से कोई एक होगा। आगे चेक करते हैं, जेड दे रखा है तो जेड में ए कम करेंगे तो वाई आएगा, फिर ए कम करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर ए कम करेंगे डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू में भी ए कम कर देंगे तो क्या होगा, भी आंसर आ जाएगा ना। तो ई भी कौन सा ऑप्शन है, पहला सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका उत्तर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सी का नंबर 3 होता है, 5 7 11 13, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 2 7 लिखा है, 7 4 11 है, 11 2 13 है। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्रम नहीं बन रहा, 2 2 है, यहाँ 4 है, फिर 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि इसमें करना क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्या लिखा गया है, अभाज्य कैसे पहचानेंगे, 3 एक अभाज्य है, फिर पी का नंबर 5 अभाज्य है, 7 लिखा है, 11 है, 13 है, तो क्या अगला कौन सा आएगा, 15 होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 15 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 15 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा। तो अगला भाज्य तब क्या होना चाहिए, 17 होगा, और 17 का क्यों होगा, मतलब अगर देखेंगे तो अभाज्य के क्रम में चलेंगे तो 3 5 7 11 13 के बाद अगला 17 होगा। अभाज्य की पहचान क्या होती है, एक से बड़ी वे संख्याएं जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, वे आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, जो कि यूपीपी जेल वार्डन में पूछा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रैंकिंग से है, और प्रश्न क्या दिया है, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6ठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। रैंकिंग में इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, जो कि यूपीपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कुल बराबर होता है ऊपर प्लस नीचे -1, ये फार्मूला है, और इसी फार्मूले पे आप क्वेश्चन को रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। टोटल निकालना है, ऊपर से कितना दे रखा, 16, कुल आपको फाइंड करना था, ऊपर से 16 दे रखा है और नीचे से 6ठा कह रहा था, तो +6 कर लीजिए, और एक क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, रैंकिंग चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो इसको विधिवत आपको लेके चलेंगे, और पूरा बकायदा आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझाते लेके चलेंगे, और
जब आपको पूरा रैंकिंग पढ़ा देंगे तो इससे जो भी समस्या होगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए देखिए 16 6 जोड़ेंगे तो 16 4 20 2 कितना होगा 22, और 22 में कम करेंगे तो कितना आएगा 21, यानी कुल कितने लोग थे उसमें 21, और ऑप्शन कौन सा होगा सी। तो अब हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, और आइए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की जेल वार्डन में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैलेंडर का है, और क्वेश्चन क्या दिया है, अगर कल के पहले का दिन रविवार था, देखिए था लिखा हुआ है, मतलब 5 का कल आपको लेना है जो बीत गया है, और आगे क्या कहना चाहता, तो आने वाले कल के, आने वाला कल का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, कि जो फ्यूचर में हमारा कल अभी जो आया नहीं उसकी बात कर रहा है। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका मैं कैलेंडर में बताता हूं। इसके लिए करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आप पहले आज को लिख लीजिए, क्योंकि आज लिख लेंगे तो आपको यह पता होता है कि आज से पहले बीता कल होता है। जैसे मैं आज में खड़ा हूं, ठीक है, अगर सोमवार है तो बीते कल में क्या रहा होगा रविवार, और यह है आपके आज के बाद क्या होता है आने वाला कल। आने वाला कल का मतलब अगर आज सोमवार है तो कल क्या होगा मंगलवार हो जाएगा, यह होगा आपका आने वाला कल। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा कि अगर कल के पहले का दिन, ध्यान दीजिएगा यहां पर बीता कल नहीं लिखा है, तो यहां था लिखा है, तो पास्ट का मतलब क्या होगा कि कल, ये कौन सा कल लेना होगा, आपको बीता कल ही लेना होगा। और अगर कल के पहले का दिन मतलब ये कल अगर यहां ले रहे हैं तो पहले का दिन ये ले लिया हमने, और यहां पर क्या लेना था रविवार। ध्यान दीजिएगा कल के पहले का दिन रविवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, देखिए आने वाले कल है और कल के बाद का दिन आपको बताना है कि कौन सा दिन हो जाएगा। अब अगर यहां रविवार लेते हैं तो यहां पर सोम हो जाएगा, मंगल बुध, और यहां पर क्या हो जाएगा बृहस्पति, और इसका उत्तर क्या बनेगा बी, बृहस्पति का मतलब गुरुवार। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे, और ध्यान दीजिएगा कैलेंडर चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि जेल वार्डन में ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका कैलेंडर का दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अब गणतंत्र दिवस कब होता है यह आप जानते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 26 जनवरी को शुक्रवार ले लीजिए, शुक्रवार ले लीजिए। अब अगर 26 जनवरी को शुक्रवार ले लेते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन हम लिखना भूल गए हैं, ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी को शुक्रवार था, तो कह रहा है कि अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। अगले महीने की 15 तारीख, अगला महीना कौन सा होगा 15 फरवरी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, और इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा ये जानना चाहता है। तो अब एक काम कर लेते हैं, 26 जनवरी को शुक्रवार ले रहा है तो अगले महीने की 15 तारीख को आपको बताना है। तो एक काम करेंगे कि जनवरी में टोटल 31 दिन होता है, जनवरी 31 का महीना होता है, और 31 में अगर 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। जनवरी में 26 जनवरी को चूंकि शुक्रवार दे ही दिया है 5, और आपका एक्स्ट्रा बचा है तो 5 हम ये ले लिए, और फरवरी में 15 तारीख तक जाना है तो आप 15 यहां ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 15 को ही बताना है तो आप 15 क्या करेंगे यहां रख लेंगे, कैलेंडर आपको पढ़ाया हम आपको। तो 15 और 5 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 दूने की 14, कितना बचेगा 6। 7 से क्यों भाग देते हैं कैलेंडर में पढ़ा चुका हूं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो कैलेंडर के जो मेरे वीडियो हैं जितने पार्ट वाइज है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। कैलेंडर का जो आपका डाउट होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
अब ये जो 6 आया अतिरिक्त दिन इस शुक्रवार में, अब आप बताइए जोड़ेंगे कि माइनस करेंगे? क्योंकि पहले से बाद के लिए जाते हैं तो बाद के लिए हम क्या बताएं, प्लस करते हैं, और शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे, और 6 जोड़ने का मतलब है कि जल्दी से शुक्रवार में एक माइनस हम कर सकते हैं। शुक्रवार में एक माइनस करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा? गुरुवार। और यही उत्तर है जो प्रश्न पूछा है कि 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, और इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो ये दिन कौन सा होगा? गुरुवार। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी ये पूरा पेपर खत्म हुआ नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, और क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग मेरा काफी लंबा जा रहा है, ठीक है ना, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो क्वेश्चन बच गया है वो आपको अगले पार्ट में लेके चलूंगा। और अभी ये आपका प्रथम पाली जो 2017 में एग्जाम कराया गया था जेल वार्डन का, उस प्रथम पाली का ये प्रश्न आपका भी चल रहा था। अब इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन बच गया है, जो रह गया है, वो आपको मैं अगले पार्ट में लेके चलूंगा, और उसको कंप्लीट करने के बाद जो 2017 में द्वितीय पाली का एग्जाम कराया गया था उसके क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कराता रहूंगा, और इससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले इन चीजों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं बच्चों कि आप जहां पर भी हैं, चाहे बनारस में रुके हो, चाहे अपने घर पे गांव गाजीपुर बलिया आजमगढ़ कहीं भी हो, आप पढ़ाई करिए। जो ये समय है इसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये समय जब एक बार चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता है, और उस समय आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आप यही सोचेंगे कि काश लॉकडाउन में अगर मैं पढ़ लिया होता तो आज मैं भी जेल वार्डन में सफल हो गया होता। तो ध्यान दीजिएगा, आगे पछताना ना पड़े, क्योंकि मैं यही देख रहा हूं कि काफी बच्चे इस समय फोन का आ रहा है या फोन उनको कर रहा हूं तो वो बहुत ज्यादा मतलब या तो इस चीज को लेकर के ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, या फिर अपना उनको ये लग रहा है कि लॉकडाउन में पढ़ाई अभी हो पाएगी नहीं क्योंकि वैकेंसी सामने आ नहीं रही है। तो भाई जो पीछे पेपर है आप उसको तो ध्यान दीजिए, बाकी वैकेंसी आप देखिए सरकार का है, वो अपना जब भी होगा निकालेगी वैकेंसी, लेकिन जो प्रीवियस आप फॉर्म पर है पहले उसको तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसका अगला जो पार्ट होगा मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। इतना के लिए जो है धन्यवाद।